तो मैं ब्रीफली प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट, आपको पता है अबोहर जो है पंजाब में एक छोटा सा शहर है, और ये हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान तीनों बॉर्डर्स के करीब रहा है। पुराना इसका इतिहास है, एंशियंट पीरियड से। क्या नाम है, यहाँ पे एक मड फोर्ट है जिसके रूइंस यहाँ पे अभी भी मिलते हैं, रिमेन्स। उसके बाद इसकी काफी डायनामिक हिस्ट्री रही है। कॉलोनियल जो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ, उसमें बड़ी लैंड होल्डिंग्स, उसके बाद कैनाल्स का आना, रेलवेज का आना, वूल का और कॉटन का यहाँ प्रोक्योरमेंट का बड़ा सेंटर रहा। एक वॉल्ड मंडी यहाँ पे बनाई गई लेट 19th सेंचुरी में, जिस दौरान रेलवे स्टेशन भी बन रहा है। तो उसके बाद पार्टीशन जब होता है तो शहर की इकोनॉमी पे काफ़ी उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत एक पूरा का पूरा जो सुखेरा ट्राइब है यहाँ, प्रतीक, आई एम श्योर उस पर थोड़ा हमको एनलाइटन करेंगे। पूरा का पूरा ट्राइब जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल यहाँ के हस्तियां रही, वो पूरा मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ही पूरी यहाँ से माइग्रेट होके चली गई। दूसरा, क्योंकि ट्रेड रूट बहुत यहाँ का इम्पोर्टेंट था, और यहाँ की जो वूल है वो कराची पोर्ट, रेल के थ्रू कराची और फिर वहाँ से ब्रिटेन जाया करती थी, और इसलिए इसको लिवरपूल ऑफ इंडिया भी कहा गया। कॉटन का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे कॉटन जिनिंग मिल्स और बहुत सारी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी शुरू हुई। बट धीरे धीरे करके मतलब बाय 90s, पार्टीशन के बाद एक सेटबैक लगता है। उसके बाद 90s में सब मिल्स बंद हो जाती हैं। बहुत सारे मतलब 10,000 वर्कर्स कहते हैं मिल्स में काम करते थे, और सबका काम क्या नाम है ठप हो जाता है। पूरे शहर की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरीके की ट्रैजेक्टरी इस शहर की है, और रिसेंटली इसे इंडिया का 3rd डर्टीएस्ट सिटी का इसको ओहदा मिला, और 2018-19 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ बनती है। तो थोड़ा रिवाइवल का यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, और शायद उसी का पार्ट, छोटा पार्ट हमारा ये प्रोजेक्ट भी है, जिसमें हम इस शहर पे फोकस्ड एक अर्बन हिस्ट्री के लिए वो करने की कोशिश करें। और यहाँ के जो मोहल्ले हैं, हिस्टोरिकल मोहल्ले हैं, प्लान्ड ये शहर है, उनमें हम प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन लगा रहे हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है, ये हम थोड़ा सा इसमें एकेडमिक बेंट रखते हुए, जो हमारा कंसर्न है बेसिकली, जो अलग अलग स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स को जोड़ रहा है इस लेक्चर सीरीज में, वो है कि स्मॉल टाउन हिस्ट्रीज पे एक शिफ्ट करना चाहें हमारे हिस्टोरियंस की गेज जो है, जो अभी तक बहुत सारे इग्नोर्ड रहे। तो अभी तक कुछ कुछ जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, और ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रतीक मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनका मैं वेलकम करना चाहूँगा, और ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रतीक शुरू कर लेते हैं। थैंक यू निखिल और योगेश सर, और अबोहर हिस्ट्री प्रोजेक्ट जिन्होंने में मौका मिला है मुझे अपना काम, जो मैंने अपना रिसर्च किया है पिछले कुछ सालों में, उसको दिखाने के लिए। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे बागड़ से। थोड़ा सा मैं बागड़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जो मेन शहर है आज, जो टॉपिक है हमारा फतेहपुर, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन और उसका इकोनॉमिक बेसिस क्या है, और कम्युनिटीज़ कौन सी यहाँ रहती थी, और उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। और अगर समय बचता है तो थोड़ा बहुत हम लोग अबोहर के बारे में, ख़ासतौर पे मिडिवल पीरियड से अपने को जो जानकारी अबोहर के बारे में मिलती है, वो भी थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे अगर समय बचता है तो। और कुछ मैं फोटोग्राफ्स भी हैं मेरे पास फतेहपुर के, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि ज़्यादा ठीक से समझ में आए आप लोगों को कि किस तरह का शहर था। तो शुरुआत में तो ये कस्बा था, छोटा कस्बा, लेकिन बाद में
ये एक बहुत बड़ा शहर हो गया था, बाद में ये सिटी के लेवल तक पहुंच गया था और उसके बाद 19th सेंचुरी में जाके ये डिक्लाइन की तरफ जाता है। तो ये एक इसका थोड़ा स्केच है। तो शुरुआत करते हैं बागड़ से। बागड़ क्या चीज़ है, कौन सा इलाका है? बागड़ बेसिकली एक जोग्राफिकल टर्म को डिनोट करता है। जोग्राफिकल टर्म इस सेंस में कि जितने भी हम लोग आसपास का, पंजाब का, हरियाणा का जो इलाका है आसपास का, उसमें इलाकों को उनकी ज़मीन, उनकी इकोलॉजी से पहचानते हैं, उसका नोमेनक्लेचर उसी से है। जैसे बांगड़ का इलाका है हरियाणा में, ऐसे ही बागड़ का भी एक इलाका है जिसकी एक खास तरह की टोपोग्राफी है, उसकी ज्योग्राफी है, इकोलॉजी है। और जो डिक्शनरीज हमको बताती हैं उसमें बागड़ का मतलब वो है ऐसा इलाका जो एग्रीकल्चरली नॉन प्रोडक्टिव है, जहाँ पे खेती से कुछ आप नहीं कर सकते। तो बागड़ के इलाके में जो है एक ये थार का एक बड़ा इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। तो अगर हम राजस्थान को मेनली देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, एक ईस्टर्न राजस्थान और एक वेस्टर्न राजस्थान। ईस्टर्न राजस्थान वो इलाका है जो ढूंढाड़ से, जयपुर के साउथ से अगर हम चले, कुछ पार्ट उसका सीकर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर, और वहां से लेके माउंट आबू तक सदर्न पूरा इलाका, जहाँ पहाड़ियाँ हैं, अरावली है, वेजिटेशन है, रेनफॉल काफ़ी है। तो एक वो इलाका है। लेकिन दूसरा इलाका जो है वो है वेस्टर्न राजस्थान। अब इस वेस्टर्न राजस्थान में भी आपने जो ज़्यादा फेमिलियर टर्म्स हैं आपने सुनी होंगी, वो है जैसे मारवाड़, जो जोधपुर जिसका केंद्र है बेसिकली। ऐसे ही एक इलाका है बागड़। तो एक ये आइडेंटिकल जो आइडेंटिटीज होती हैं इलाकों की, ये भी लगातार हम हिस्ट्री में देखते हैं कि बदलती रहती है। तो ये बागड़ जो टर्म है ये 10th सेंचुरी के आसपास हम लोगों को मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं, जैन जिसमें तो उसका नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, और ये एक सेमी एरिड एरिया है। अब डेजर्ट में वेस्टर्न राजस्थान में भी हम देखें तो बहुत अलग अलग तरीके की ज्योग्राफीज हैं, इकोलॉजिकल जोन्स अलग अलग हैं। तो बागड़ का जो इलाका है उसको हम सेमी एरिड बोलते हैं। जैसे जैसलमेर, अगर कंपैरिजन के लिए मैं बताऊं तो जैसलमेर का जो इलाका है वहां से आगे सिंध के बीच का जो इलाका है वो पूरी तरीके से एरिड है। तो यानी वहाँ तो हैबिटेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन हैबिटेशन वहाँ बहुत कम मिलती है। लेकिन ये इलाका है रिलेटिवली, यहाँ पे आपको ह्यूमन एक्टिविटीज मिलती हैं, और 15 इंच के आसपास यहाँ का रेनफॉल है, और काफी बड़ा इलाका है। इसके अंदर बहुत से सब रीजन्स भी हैं, मतलब बागड़ पूरा एक जैसा इलाका नहीं। तो बेसिकली ये एक ऐसा इलाका है जिसको हम किसी मॉडर्न स्टेट के पर्सपेक्टिव से, यानी कि अगर हम उसे पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में डिवाइड नहीं कर सकते। मिडिवल पीरियड में क्योंकि इस तरीके की एंटिटीज जो हैं स्टेट की नहीं थी, तो ये थार डेजर्ट में अगर हम देखते हैं तो ये इलाका, कुछ इलाका इसका हरियाणा का भी है जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि हिसार से ईस्टवर्ड्स का जो इलाका है वहां से बागड़ शुरू हो जाता है। हिसार जो है वो पेरिफेरी है, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, लोहारू है, सिरसा है, फतेहाबाद है, ये वो बागड़ वाली बेल्ट है जो आज मॉडर्न हरियाणा में आती है। उसी तरीके से पंजाब के मालवा से साउथ में अगर हम चलते हैं तो भटनेर का इलाका, भटनेर मतलब जो हनुमानगढ़ जिसको आजकल हम बोलते हैं, उसका पहले नाम भटनेर था। तो भटनेर का जो इलाका है ये, और उसके नीचे के कुछ परगने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिद्धमुख है, और उसके अलावा चूरू डिस्ट्रिक्ट के कई सारे परगने मिडिवल पीरियड में, जैसे शोराण परगना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूनिया परगना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पोर्शंस हैं जो बागड़ में भी ईस्टवर्ड्स हैं और थोड़े से बेहतर हैं, जहाँ आबादी भी ज्यादा है, जहाँ पे आपको खेती भी दिखाई देती है। तो ये उसका नदर्न पोर्शन है भटनेर।
के आसपास का। और साउथ में चलते हैं तो बागड़ की कोर आती है, जिसको हम कोर रीजन कह सकते हैं बागड़ का, जिसमें फतेहपुर की बात हम करेंगे। तो ये फतेहपुर है, फतेहपुर वाटी इसको कहा जाता था पहले। और इसके और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट पूरा इसमें आएगा। तो ये बागड़ का इलाका है, काफी लंबा चौड़ा इलाका है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं और इसके अंदर भी सब रीजन्स हैं। तो इसकी आइडेंटिटी जो है ये मिडिवल पीरियड में, अर्ली मिडिवल पीरियड में हमको दिखाई देता है कि इसका आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है। तो जोग्राफिकली और इकोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि इसके क्या फीचर्स हैं और ये किस तरीके से थोड़ा अलग है बाकी वेस्टर्न राजस्थान से भी। साथ में इसकी सोशल आइडेंटिटीज भी उभर के आती हैं। सोशल आइडेंटिटीज में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं, अगर कम्युनिटीज कास्ट, उनमें आपको सब कास्ट में सरनेम जो है बागड़ी आपको मिलता है, चाहे वो व्यापारी हैं, बनिया हैं, जाट हैं, माली हैं, राजपूत हैं, सभी कम्युनिटीज में आपको सरनेम बागड़ी मिलता है। तो ये उस इलाके की पहचान के साथ में आपको 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स लोगों की आइडेंटिटी जुड़ी हुई दिखाई देनी शुरू हो जाती है। खास तौर पे राजपूत अपने आप को बागड़ी राजपूत बोलते थे जो यहाँ राज करते थे। इवन 8th सेंचुरी के आसपास के भी जो राजपूत हैं वो अपने आप को बागड़ी राजपूत, उनकी पहचान ही बागड़ी राजपूत से है, जिनको बाद में चौहान डिस्प्लेस करते हैं। तो ये एक सोशल आइडेंटिटी। फिर यहाँ की एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की डायलेक्ट, जो कि एक डिस्टिंक्ट डायलेक्ट है, इवन राजस्थान में मारवाड़ी से अलग अपनी पहचान रखती है। ग्रेयरसन के सर्वे में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि कैसी इस इलाके की अपनी अलग डायलेक्ट है, जिसको हम बागड़ी डायलेक्ट बोलते हैं। इवन बागड़ी डायलेक्ट भी डाइवर्स है, वो भी अलग अलग इलाकों की बागड़ी थोड़ी थोड़ी डिफर करती है। तो इस टाइप का थोड़ा डाइवर्स उस तरीके से सेमी एरिड इलाका है बागड़ का। अब फतेहपुर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फतेहपुर बेसिकली कायम खानियों की कैपिटल रही है। कायम खानियों का इतिहास में अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो कायम खानी बेसिकली चौहान राजपूत हैं, जो हम देखते हैं कि अर्ली मिडिवल चौहान्स का राइज होता है और शाकंभरी के एरिया से वो नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। और उसी में नागौर से एक ब्रांच जो है इस बागड़ के इलाके में भी आती है, जो ददरेवा के इलाके में जाके सेटल होती है। एक ठिकाना, एक रियासत बनती है ददरेवा में। ददरेवा बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पे ही है, लगभग राजस्थान में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चौहानों की रियासत बनती है, जो हांसी के एक तरीके से क्लोज है, हांसी से पास में। और पहले ये इलाका जो है हांसी शिक के अंदर आता था। मिडिवल डिवीजन में अगर हम देखें तो हांसी शिक के अंदर इस इलाके से ये इलाका उसके अंदर आता था। तो ददरेवा की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पहचान है, वो है यहाँ के लोक देवता गोगा, जिसका नाम सब लोगों ने सुना। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, वेस्टर्न यूपी तक एक बहुत पॉपुलर लोक देवता है। तो ये ददरेवा के ठाकुर थे गोगा। उसी फैमिली में आगे चल के मोटे राय चौहान होते हैं, जहाँ से ये कायम खानी ब्रांच, उनका लड़का जो है करमचंद चौहान जो है, उसको तुगलक पीरियड में फिरोज शाह तुगलक जो है कन्वर्ट कराता है। और उस करमचंद का नाम बदल के जब इस्लामाइज्ड, इस्लाम में उसका नाम रख देते हैं कायम खान। तो यहाँ से ये एक डायनेस्टी शुरू होती है, एक नई पहचान मिलती है कायम खानी। तो उनके जितने भी आगे परिवार जो है वो अपने आप को कायम खानी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो इस वक्त कई सारे राजपूत जो कन्वर्ट हो रहे हैं हरियाणा से लेके अबोहर में, स्पेशली मैं मेंशन कर दूं थोड़ा सा कि अबोहर के इलाके में भाटी सबसे इम्पोर्टेंट राजपूत हैं उस वक्त। भाटियों की ये गद्दी है इस इलाके में। और फिरोज शाह तुगलक उसी फैमिली से उसका वास्ता है। अबोहर के भाटी, जिसको अभोरिया भाटी भी कहे जाते हैं, भाटियों की बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
उसमें एक अभोरिया भाटी ब्रांच है, उसी में जो है फिरोज शाह तुगलक के मामा जो है अभोरिया भाटी हैं। तो वहाँ से ये दिखाई देता है कि इस्लामी राजपूत जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं लगातार, और हरियाणा में भी अलग अलग जगह पे राजपूतों को फिरोज शाह तुगलक ने कन्वर्ट किया। ऐसे ही बागड़ की पेरिफेरी में भी चौहानों को जो है कन्वर्ट कराया जाता है, ददरेवा में स्पेशली। तो यहाँ से कायम खानी शुरू होते हैं, और ये जितने भी कन्वर्जन्स हैं इनको एक खानजादा के नाम से उनको जाना जाता है। तो ये सारे खानजादा राजपूत जो हैं अपनी अपनी जगह कंसोलिडेट करते हैं आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ तुगलक पीरियड। तो ये फतेहपुर जो है ये फतेह खान ने 1448 1448 एडी में यहाँ पे फतेहपुर को एस्टेब्लिश किया जाता है। उससे पहले इस इलाके में जो है झुंझुनू ऑलरेडी कायम खानियों के अंडर आ चुका था। शम्स खां कायम खानी ने झुंझुनू पे कब्जा कर लिया था, और वहां से वो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं इस इलाके में। तो फतेहपुर जो है कायम खान का जो सबसे बड़ा लड़का है वो फतेह खान है, वो इस इलाके को बसाता है अपने नाम से। वो एक शहर की नींव रखता है जिसको फतेहपुर नाम रखता है। अब ये फतेहपुर कौन सा फतेहपुर है? बेसिकली ये आज जो है फतेहपुर शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये काफी बाद की डेवलपमेंट है जब इसको फतेहपुर शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शेखावतों का राज आ जाता है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कायम खानीज। तो ये शेखावाटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उससे पहले फतेहपुर और उसके आसपास के 40-50 गांव जो हैं वो फतेहपुर वाटी के नाम से जाने जाते थे। तो ये जब स्टार्ट हो रहा है कस्बा, तो हम देख रहे हैं कि कायम खानी जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी और डिजर्ट की तरफ, ज्यादा एरिड इलाके की तरफ। तब ये जो इलाका है फतेहपुर का, इसका टेम्परेचर सर्दियों में जो है वो -5 चला जाता है, सब कुछ जम जाता है वहां पे। हफ्ते से 15 दिन तक यहाँ -5 डिग्री टेम्परेचर होता है, और बहुत आसानी से गर्मियों में ये 50 डिग्री पार कर जाता है। तो एक ऐसा इलाका, मुश्किल इलाका है, और डेजर्ट का इलाका है। 15 इंचेस सेंटीमीटर इंचेस यहाँ पे रेनफॉल होता है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इस तरीके के इलाके में एक शहर बसाया जा रहा है। तो यहाँ क्यों बसाया जा रहा है, सवाल सामने आता है कि क्या खास बात है इस इलाके में, इस इलाके को चुना जाता है। तो फतेहपुर की अगर हम लोकेशन देखें तो फतेहपुर जो है चारों तरफ से बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बों से घिरा हुआ एक इलाका है, और उसके बीच में अगर आप इसको ज्योग्राफिकली देखें तो एक कटोरे की शेप में, जिसको ताल कहा जाता है, बेसिकली कई सारे टिब्बों के बीच के इलाके को ताल कहा जाता है बागड़ी में। तो ये ताल की जगह है जहां पानी आसानी से इकट्ठा हो सकता है रिलेटिवली बाकी इलाके से, जो बागड़ की बेल्ट में। तो कई सारे ऊंचे टिब्बों के बीच में कटोरे वाली वैली की शेप में ये जगह है, और यहाँ ऑलरेडी पहले से ही एक छोटा मोटा तालाब भी था और थोड़ी वेजिटेशन थी, और यहाँ पेस्टोरलिस्ट कुछ पहले से रहा करते थे। तो ये एक ऐसी लोकेशन जो है जो चूज की गई यहाँ पे शहर बसाने के लिए। और यहाँ रिलेटिवली बाकी इस पूरे बागड़ के इलाके में फतेहपुर कस्बे में थोड़ा ज्यादा आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे नवाबी टाइम में जो नवाब हैं कायम खानी, उनके टाइम में लगभग 30 कुएं खोदे गए। तो 30 कुएं यहाँ पे इस इलाके में मिलते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जिन लोगों ने बनाए हैं उनके नाम से यहाँ पे उन कुओं के नाम है। जादूगा है या मिर्तानी जी का कुआं है, इस तरीके के बहुत सारे कुओं के नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बड़ी जो चीज है इस इलाके की, वो है यहाँ का बीड़। अब बीड़ बेसिकली जैसे आप जानते हैं भटनेर और अबोहर से दीपालपुर तक के इलाके में भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा बीड़ था, यानी जंगल जिसको हम आज आसानी से समझ सकें, जंगल का इलाका वो था यहाँ पे। तो ये एक इसकी बड़ी यूनिक इकोलॉजिकल कैरेक्टर है बीड़। अब ये कैसे डिफरेंट है, या यहाँ ये कैसे अपने आप को मुफीद बनाता है, तो ये फतेहपुर के आसपास के जो 40-50 गांव हैं इसमें हर जगह आपको बीड़ दिखाई देता है। जो
होमोजीनियस नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड है। तो हर इलाके में हर 2-4 गांव बाद इसका जो है कैरेक्टर बीड का बदलता है, और ये मैन मेड कोशिश करके ये बीड बनाया गया है। मैं आप लोगों को फोटो दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल एक लाइन में एक सीध में जो है पेड़ लगाए गए, एक भी डिस्टेंस पे, और अलग अलग वेराइटीज यहाँ पे पेड़ों की। जैसे एक कुछ गांव में यहाँ पे आपको रोहिड़ा मिलेगा, कुछ गांव में यहाँ पे जाटी मिलेगी, जाटी जिसको वैसे मारवाड़ के इलाके में खेजड़ी भी कहा जाता है, वो मिलेगी। कुछ इलाके में यहाँ पे फोग के पेड़ मिलेंगे, जहाँ फोग दिखाई देता है। फोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रेलेवेंस है, जो जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे जो लगाए गए, इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है लोकल इकोलॉजी की, सस्टेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे इलाके में आपको कुछ गांवों में आपको सिर्फ केयर मिलेगा, या कुछ इलाके में पेड़ मिलेंगे, और ये इसकी अलग अलग कैरेक्टर है जो डाइवर्सिफाई करता है इस पूरे बीड को। और यहाँ पे इसीलिए ये शहर या इस इलाके में, इस डेजर्ट के इलाके में इसको सस्टेन करना आसान हो जाता है। तो इस बीड से जो है डिफाइन होता है फतेहपुर वाटी। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी लोकेशन को डिफाइन करता है कि यहाँ पे क्यों सेटलमेंट हो रही है, ये क्यों चूज किया जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे वाकई है, मौजूद है। तो जैसा कि हम देखते हैं 15वीं सेंचुरी में काफी सारा ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप होते हैं। खासतौर पे जैनी जो है वो अलग अलग इलाकों में जाके बसना शुरू होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे और कस्बे वगैरह में वो बाजार डेवलप कर रहे होते हैं। इसी तरीके से फतेहपुर भी एक ऐसा पॉइंट है जो कई सारे ट्रेड रूट्स के ऊपर जो है ये आपको मिलता है। जैसे दिल्ली से मुल्तान का जो रूट है उसके बीच में फतेहपुर आता है। ऐसे ही पंजाब से अगर आप मारवाड़ या गुजरात की तरफ जाएंगे तो भी फतेहपुर बीच में मिलता है। ऐसे ही कई सारे रूट हैं, जैसे फतेहपुर से बीकानेर होते हुए आगे चोलिस्तान का डेजर्ट है, उसके आगे मुल्तान। सिंध में जाना हो तो फतेहपुर से फलौदी की तरफ निर्वाणा होते हुए फिर फलौदी से आगे जैसलमेर होते हुए सिंध का रास्ता निकलता है। ऐसे ही फतेहपुर जो है आप जयपुर की तरफ सांगानेर है, मानगढ़ है, फिर आगे कोटपुतली के आगे रास्ते से आगे जुड़ते जाते। तो चारों तरफ इसके ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं जहाँ पे जिसको ये जोड़ता है फतेहपुर। इसीलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि ऐसी सूखी जगह पर जहाँ पे खेती जो है संभव नहीं है उस तरीके से, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाम पे ज्यादा से ज्यादा बाजरा या मोठ मिलती है, और वो भी सिर्फ सस्टेनेंस के लिए है। यहाँ पे उस तरीके की कैश क्रॉप आपको यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देती। तो ये ट्रेड ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जो इसको सस्टेन करके रखता है। तो ऐसे में जब ये शहर बस रहा है, जब कायम खानी फतेह खान इस शहर को बसा रहा है, तो अपने साथ में बहुत सारे व्यापारी भी वो लेके आता है यहाँ पे। खास तौर पे हरियाणा के इलाके से, अलग अलग हिसार से, महम से, इन इलाकों से बहुत सारे व्यापारी भी उसके साथ में यहाँ पे आते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए। और एक बाजार यहाँ पे सेटअप होता है, मंडी सेटअप होती है। तो इस इलाके में जो है किस तरीके का विकास होता है, जैसे ये इलाका है, अगर आप अगर कोई भी टूरिस्ट राजस्थान जाता है तो शेखावाटी जो है पूरा इलाका, ये हवेलियों के लिए फेमस है। वहाँ की हवेली जिसके ऊपर फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। तो ये फतेहपुर जो है उन्हीं हवेलियों के लिए इम्पोर्टेंट, हवेली वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी सेंटर है जो इस पूरे टाउन को रन करती है। जैसे जो यहाँ पे बाजार सेटअप होता है उसमें बहुत सारे व्यापारी अपनी हवेली सेटअप करते हैं जो रेजिडेंस कम ऑफिस का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनके ऑफिसेज भी हैं जहाँ पे वो अपनी अलग बैठक बनाते हैं जिसको गद्दी कहा जाता है, जहाँ पे पूरा रोजमर्रा का दिनचर्या का काम जो भी उनका हो रहा है वो होता है। साथ में पीछे की तरफ रेजिडेंस का इलाका है जिसको जनाना भी कहा जाता है, जहाँ पे ऐसा इलाका जहाँ पे आम आदमी बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता।
यहाँ पे स्टेट जो है, खास तौर पे जो ये कायम खानियों ने एक चीफडम यहाँ पे सेटअप की थी, वो भी इनसे बहुत ज्यादा इन हवेलियों से फायदा बेनिफिट उनको मिलता है। जैसे यहाँ पे इतना व्यापार हो रहा है तो उसकी टैक्सेशन से ये पूरा स्टेट चल रहा है और प्रॉस्पर कर रहा है। तो जो स्टेट के जो कारकुन हैं, जैसे बहुत सारे मुत्सद्दी हैं या अलग अलग कारकुन हैं, वो भी इन हवेलियों में जाके बैठते हैं ताकि वहां से उनको सारा हिसाब किताब लगता रहे, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोडक्शन है, और उसी हिसाब से उस पर स्टेट भी अपना टैक्स जो है व्यापारियों से लेता है। बदले में उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस इलाके का एक बड़ा फीचर ये है कि यहाँ पे बंजारे काफी बड़ी संख्या में आते हैं, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कतारिया के नाम से जाना जाता है बंजारों को। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट इलाका बन जाता है जहाँ पे आपको हजारों ऊंटों की कतारों वाले बंजारे यहाँ पे आके मिलते हैं आपको। और जो बलद बालद कहा जाता है, जो ऐसे बंजारे हैं जो बलद लेके यहाँ पे आते हैं। तो हजारों की संख्या में ऐसे बड़े बड़े कतार यहाँ पे आती हैं फतेहपुर में। और यहाँ का जो बीड़ है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस इसीलिए भी बढ़ जाती है कि इस बीड़ में यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि फोग का अलग अलग जंगल है। तो बहुत सारे जो कतारों में फोग, जो ऊंट का मेन जो खाना होता है वो फोग होता है। तो वहां पे आके उनको इस तरीके की फॉडर की दिक्कत नहीं है। इवन कायम खानियों की जो अपनी जो मिलिट्री है उसके लिए भी ये बीड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आसपास थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बीड़ और उसके आसपास के इलाके में घास बहुत उगती है। तो फॉडर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सस्टेनेंस के लिए। तो चाहे वो बंजारे हों, चाहे मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से, ये जो वेजिटेशन है इस इलाके में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ के कुछ लोकल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे वो बाहर के इलाके में जाते हैं, स्पेशली बीड़ के। जैसे यहाँ पे फोग के फोगला जिसको बोलते हैं, एक बीज होता है उसका, वो खाने के काम आता है। ऐसे ही यहाँ कैरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पंजाबी में जिसको डेला बोलते हैं और हरियाणी में जिसको हम टीट बोलते हैं, जिसका अचार बनता है, सब्जी भी बनती है। तो ये अलग अलग ये प्रोडक्ट है जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये जो ये इलाका है ये खाली ट्रांजिट ट्रेड वाला ही नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे यहाँ से बाहर जा रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं दिल्ली की तरफ, मुल्तान की तरफ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोडक्शन जो हो रही है वो यहाँ पे कपड़े की रंगाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लीलगर काफी संख्या में रहते हैं। तो ये जो हवेलियां यहाँ बन रही हैं, इसी के आसपास जो है बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल कम्युनिटीज आके बस गई बाद में, जो इस तरीके के काम में इन्वॉल्व है। जैसे कपड़े का की मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी रंगाई है, उसकी जो है ऊन के ऊपर जो काम किया जाता है। तो धीरे धीरे जैसे कि टाउन ग्रो करता है, कम्युनिटीज आती हैं यहाँ पे। जैसे पिंजारा फॉर एग्जांपल, पिंजारा जो रूई को पिंजता है, वो कम्युनिटी यहाँ के आती है। फिर कपड़े की रंगाई के लिए एक अलग कम्युनिटी यहाँ पे लीलगर आके रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्रोफेशनल कम्युनिटीज हैं जो इन्हीं बाजार के आसपास और इन हवेलियों के आसपास होती हैं, जो स्पेशली यहाँ के जो व्यापारी हैं वो यहाँ उनको लेके आते हैं और ये पूरा प्रोडक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो आज भी अगर हम फतेहपुर में देखते हैं तो ये कम्युनिटीज यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग प्रोफेशनल कम्युनिटीज। चेजारे हैं, चेजारा बेसिकली वो कम्युनिटी होती है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, घर बनाना, हवेली बनाना, इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होती है। चितेरे यहाँ पे आपको मिलते हैं। फतेहपुर के चितेरे बहुत ही फेमस रहे हैं। चितेरे चित्रकार बेसिकली जो इन हवेलियों पे जो फ्रेस्को पेंटिंग्स देखते हैं, ये फतेहपुर की ही सबसे पहले शुरुआत होती है फतेहपुर में इसकी। और ये माना जाता है कि फतेहपुर का जो किला है वो सबसे पहले जो है ये पेंटिंग्स, इस इलाके की फ्रेस्को पेंटिंग्स फतेहपुर के किले में देखने को मिलती है। सेकंड और थर्ड मंजिल पे कुछ महल थे जो आज डिस्ट्रॉयड है, आज हमारे पास कुछ नहीं है उसका देखने को। लेकिन माना जाता है ये फ्रेस्को पेंटिंग्स जो है इन्हीं हवेलियों में मिडिवल पीरियड में स्टार्ट हो जाती है। आज जो हम हवेलियां देखते हैं इस इलाके में, जिसको हम शेखावाटी की हवेलियां बोलते हैं, ये 19th लेट 18th 19th 20th सेंचुरी तक की
हवेलियां हैं, लेकिन यहाँ हवेलियों का जो ट्रेडिशन है बाजार के आसपास बनने का, ये स्टार्ट हो जाता है 17th सेंचुरी में, खास तौर पे मुगल पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है ये रीजन, खास तौर पे फतेहपुर। तो इस तरीके का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरीके का सामान है। और बहुत सारा जो हमको इस इलाके के बारे में बहुत ज़्यादा उस तरीके के रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, जैसा कि हम बीकानेर के स्टेट के रिकॉर्ड्स देखते हैं आर्काइवल, जैसे कि वहाँ पे क्योंकि एक फुल फ्लेजेड स्टेट है जिसके पास एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिसमें वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। लेकिन फतेहपुर एक ऐसा चीफडम है जो फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, लेकिन तो इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हमें रेफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीकों से हमें खोजने पड़ते हैं, जिसमें हमको ये सब यहाँ के प्रोडक्शन के बारे में और किस तरीके का सामान यहाँ आता जाता था। तो जो बहियां हैं, फॉर एग्जांपल बीकानेर आर्काइव की जो बहियां हैं, वो जानकारी हमको देती है कि यहाँ पे किराने का सामान काफी यहाँ पे आता है, खास तौर पे जैसे जितने भी टेबल्स हैं, हींग है, सौंठ है, घी है, इस तरीके के चीजें यहाँ पे काफी आती हैं। और इन एक्सचेंज भी बहुत सारी चीजें, यहाँ की ऊन, क्योंकि भेड़ काफी पाली जाती है, तो यहाँ से ऊन जाती है बीकानेर की तरफ। और जैसा कि अभी आपने शुरुआत में बताया कि बाद में चल के अबोहर भी वूल का एक बड़ा मंडी बन जाती है। तो बीकानेर को ये सारा जा रहा है और आगे की तरफ वो मुल्तान की तरफ जा रहा है, तो ये भेड़ का भी काफी सारा यहाँ पे भेड़ भी पाली जा रही हैं। तो इस तरीके का ये इकोलॉजी है, ये जो फतेहपुर सस्टेन जो कर रहा है इन सारी वजहों से कर रहा है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे जो फतेहपुर में जो इंडस्ट्री है एक तरीके से, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस इलाके के अंदर जो है लाइमस्टोन बहुत मिलता है, न सिर्फ फतेहपुर में बल्कि आप और भी आसपास चूरू के इलाके में जाएंगे तो आपको जगह जगह जमीन जो है वो सफेद दिखाई देगी, खेत जो है वो सफेद रंग के दिखाई में इस्तेमाल होता था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हवेलियां इस इलाके में इतनी ज्यादा इसीलिए भी हैं क्योंकि इसका लाइमस्टोन जो मेन बेसिस है बनाने का, चूना जो मिल रहा है वो इस इलाके में काफी है। और यहाँ से दूर के इलाकों में भी वो एक्सपोर्ट हो रहा है फतेहपुर से। जैसे हम देखते हैं मुगल पीरियड में कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहांगीर और शाहजहां के पीरियड में मुगल बिल्डिंग्स बहुत सारी बन रही हैं, तो काफी सारा जो लाइमस्टोन है यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फतेहपुर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं आगे चल के जो इस फतेहपुर को बहुत ही वाइब्रेंट बना के रखते हैं। तो ये इकोनॉमी की बात हुई, साथ में फतेहपुर जो है बेसिकली ये यहाँ का कल्चरल सेंटर भी है, एजुकेशनल सेंटर भी है। और यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फतेहपुर जिसके लिए एक और चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस है, वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो भक्ति ट्रेडिशन की मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक बड़ा केंद्र फतेहपुर रहा है। जैसे यहाँ पे पद सूरदास जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है 1582 AD, जिसमें आपको कबीर की सबसे पहले फर्स्ट राइटिंग्स कबीर की आपको फतेहपुर से मिलती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में स्क्राइब्स रहते हैं फतेहपुर के अंदर, काफ़ी बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की जो यहाँ पे लिखने पढ़ने के काम में इन्वॉल्व है, लिटरेचर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। यहाँ पे वो बाकायदा ये एक ऐसा बाजार है जो हम जहाँ पे लोग लिटरेचर को लिखवाने आते हैं। जैसे कि हम पाते हैं कि ये जो पद सूरदास जी का
नाम की जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है 1582, ये स्पेशली लिखवाई गई है फतेहपुर में, क्योंकि ये वो एक केंद्र है, भक्ति मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है, जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट साधु अलग अलग ट्रेडिशंस के यहाँ रहते हैं और वो लिटरेचर लगातार यहाँ लिख रहे हैं। बीकानेर राजघराने की जो लाइब्रेरी है, जोधपुर राजघराने की लाइब्रेरी है, या इसी तरीके से जयपुर राजघराने की जो रॉयल लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको फतेहपुर में लिखी हुई ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिलती हैं। खास तौर पे एक तो प्रेमाख्यान यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं, और आपको यहाँ पे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड राम स्नेही सेक्ट की भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ मिलती हैं। दादू पंथियों की यहाँ पे आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स काफ़ी संख्या में मिलती हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़ा ऐसा बाजार भी था, एजुकेशन का सेंटर भी था, जो लिटरेचर भी प्रोड्यूस कर रहा था बड़ी संख्या में। तो स्क्राइब्स की भी, ऐसे लोग भी जो नई किताबें लिख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स, और कॉपिंग का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहा था, यानी स्क्राइब्स भी यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में रहते थे। और रिलीजन की अगर हम बात करें, जैसा मैं जिक्र कर ही चुका हूँ कि यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का काफी बड़ा केंद्र है। यहाँ पे दादू द्वारा, फतेहपुर का दादू द्वारा बहुत फेमस है, संत सुंदरदास काफी फेमस पर्सनालिटी है। संत सुंदरदास फतेहपुरिया के नाम से जाने जाते हैं, और दादू पंथ में सबसे प्रोलिफिक राइटर्स में से हैं, जिनको जो है दूर दूर तक जिनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ी जाती हैं। तो संत सुंदरदास जो है वो ये जो दादू द्वारा है बेसिकली फतेहपुर का, ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां दूर दूर से लोग जो है आते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो काफी संख्या में लाहौर से, पंजाब के अलग अलग इलाकों से सिख जो हैं यहाँ पे फतेहपुर में दादू द्वार में आके रहते हैं, रुकते हैं कई दिन। राम स्नेही सेक्ट के लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, और यहाँ पे ये एजुकेशनल सेंटर भी है इस तरीके से। तो काफी सारी इलाके से यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। इवन जो संत सुंदर दास है वो भी पंजाब 2 बार जाके आते हैं, लाहौर खास तौर पे, और उनके ऊपर उन्होंने काफी लिखा भी, अपनी लाहौर की जो उनकी जर्नीज है उसके बारे में भी वो लिखते हैं, और पंजाबी में लिखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, तो इसके अलावा ये इलाका जो है बनारस से एक तरीके से, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ के काफ़ी लोग जो है बनारस जाके एजुकेशन अपनी हासिल करते हैं। जैसे संत सुंदर दास हैं, उससे पहले प्रागदास बिहानी हैं, वो सारे जो दादूपंथी लोग हैं ये बनारस में जाके पढ़ाई करके यहाँ एस्टेब्लिश होते हैं। और कबीर भी जो है बागड़ के बारे में जिक्र करते हैं, वो भी एक जो है लिखते हैं कि वो बागड़ को इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत रहना बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी है, बहुत लू चलती है, बागड़ देश लून का घर है, ये कबीर लिखते हैं। तो बनारस के साथ खास तौर पे फतेहपुर का और इस बागड़ के इलाके का काफी कनेक्शन हमको 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में दिखाई देता है। तो इस तरीके से काफी सारे नेटवर्क्स यहाँ काम करते हैं। पिलग्रिमेज सर्किट के बारे में जैसे हम जानते हैं, सेक्रेड ज्योग्राफीज के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो फतेहपुर इस बागड़ की वो नोडल पॉइंट है जो कल्चरली, रिलीजियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइब्रेंट बन के निकलता है इकोनॉमिकली। तो ये कुछ प्रोसेसेस जो हैं हमको बेसिकली यहाँ पर दिखाई देते हैं। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये इलाका जो कायम खानियों का इलाका है, ये उनकी जो प्राइम सीट है फतेहपुर एंड झुंझुनू, वो शुरू से ही दिल्ली सल्तनत से लगातार उसके साथ में जुड़ी हुई रही है। मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी उस तरीके से काम नहीं कर सकती। इसको हमेशा प्रोटेक्शन दिल्ली सल्तनत का मिलता रहा है, और तुगलक पीरियड से ही। उसके बाद लोधीज के टाइम पीरियड में ये एस्टेब्लिश होता है झुंझुनू और फतेहपुर। आगे चलकर जो है मुगल्स के साथ में भी इनके बड़े अच्छे संबंध कायम खानियों के होते हैं, जिसमें
हम देखते हैं कि ये काफ़ी 2000 तक की जो रैंक है ब्यूरोक्रेसी में वो हासिल करते हैं यहाँ के नवाब। तो इस लिहाज से जो है मुगल सेना का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो है फतेहपुरी कायम खानी लोग प्ले करते हैं। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस मिडेवल पीरियड में इसको इम्पोर्टेंट बनाती है इस तरीके से। जैसे ही तो ये जो इलाका है पूरा ये पॉलिटिकली फतेहपुर जो है कायम खानियों के राइज से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हम देखते हैं 1730s में कायम खानी जो है वो हार जाते हैं, डिक्लाइन उनका आ जाता है और शेखावत यहाँ पे नए रूलर्स बन जाते हैं। इसके बाद ये जो बागड़ की आइडेंटिटी है ये बदलाव, उसमें बदलाव आता है, फतेहपुर में बदलाव आता है और ये इलाका धीरे धीरे 50 साल 70 साल बाद शेखावाटी के नाम से जाना जाने लगता है। और यहाँ पे जो बड़ा सारा जो बाजार है, बहुत सारे व्यापारी हैं, ये भी यहाँ से बाहर निकल के बाहर की तरफ अलग अलग शहरों में जो 18th सेंचुरी में देखते हैं कि बहुत सारे आसपास नए शहर और कस्बे टाउन्स जो बन रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे उस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये लगभग 18th सेंचुरी तक देखते हैं हम लोग कि फतेहपुर काफ़ी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी, कल्चरली एजुकेशन का सेंटर, भक्ति का सेंटर बना रहता है। और कुल मिला के जो है इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस बनती है। तो ये बेसिक मैंने मेरा ये लेक्चर था। उसके बाद मैं अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ फतेहपुर के। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रतीक चेक करो आपके पास ये स्क्रीन शेयर का है क्या राइट्स? अच्छा, मेरे ख्याल से है। हाँ मैं करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। बीच में प्रतीक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म डिक्लाइन का जो बताया आपने तुम्हें, हम्म क्योंकि जनरली ये जो इस तरीके के टाउन्स हैं, अबोहर भी है, कस्बे जो हैं बहुत सारे, हम्म उनका उनमें है ट्रैजेक्टरी उनकी हिस्टोरिकल की राइज होता है, बहुत ही फ्लरिश करते हैं, फिर किसी समय पे एकदम खत्म ही हो जा रहे हैं। हम्म। तो क्या आप थोड़ा और इलेबोरेट कर पाएंगे क्या क्या कारण रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, मैं जरा आपको बाद में मैं बताता हूँ। ठीक। ठीक है, मेरे ख्याल से आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैंने मैप बनाया है बागड़ का, जिसमें हम देखते हैं कि भटनेर जो इम्पोर्टेंट इलाके हैं, बीच में आपको दिखाई देता है फतेहपुर यहाँ पे, और ऊपर भटनेर दिखाई देता है, और टुवर्ड्स द ईस्ट आपको हिसार यहाँ इम्पोर्टेंट दिखाई देगा, नरहड़ है, ये एक इसकी टेरिटरी दिखाई देती है। नीचे डीडवाना तक का इलाका है और बीकानेर से कुछ पहले जो है बागड़ की ये टेरिटरी है। अब एक चीज मैं आप बताना चाहता हूँ साथ में कि ये बहुत ही ऐसा डिमार्केटेड नहीं है, बहुत साफ साफ कि यहाँ से बागड़ शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये जो है बड़ी फजी बाउंड्रीज होती हैं। तो जो जो मुझे टेक्सचुअल रेफरेंसेस लगातार थ्रू आउट दी सेंचुरीज मिली हैं, मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए इसको ड्रॉ किया है। तो ये काफी बड़ा इलाका है, इसमें आपको ये सारा लगभग हरियाणा का इलाका है, ये नॉर्दर्न राजस्थान है जो साउथ ऑफ पंजाब, और ये इसकी कोर है, ये वाला इलाका जहाँ फतेहपुर है। तो ये अलग अलग कुछ सब रीजन्स हैं यहाँ के। ये जो है मैंने बीड़ का फोटो लिया है। तो यहाँ अलग अलग गांव हैं और अलग अलग गांवों के बीड़ भी अलग अलग तरह के हैं, सब एक जैसे नहीं है। तो यहाँ 40-50 गांव हैं जिसके अंदर ये बीड़ है, बहुत बड़ा बीड़ है ये। तो ये जैसे कि मैंने गारिंडा गांव है बिल्कुल फतेहपुर के साथ में ही, वहाँ का कैर बहुत फेमस है इस गांव का, कैर जिसको डेला बोलते हैं, टीट बोलते हैं, वो
तो उसका इस तरीके से वहाँ पे ये कुछ दिखाई देता है। ये वहाँ पे ऐसे ही एक और गांव है ताखलसर, उसका है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मैन मेड, आप देख सकते हैं ये प्लांटेशन है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगाई गई हैं और अलग अलग किस्म के यहाँ पे ये भीड़ दिखाई देता है। बहुत सारा आज के टाइम पे डिस्ट्रक्शन हो गई है, बहुत सारी किस्में, जैसे फोक का इसी गांव में ताखलसर में फोक का बहुत बड़ा एक भीड़ था, वो खत्म हो गया, आज वो नहीं मिलता। तो कुछ कुछ जो रेमिनेंट्स हैं वो उसके फोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं यहाँ पे। जैसे ये अगर आप थोड़ा सा ऊंचाई से देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा, कई कोस लंबा भीड़ है ये एक ऐसा इलाका, ये ऐसा एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ समझा जाता है कि शुरुआत में यहाँ जो एंसेस्टर्स हैं, यहाँ उन्होंने गांव की शुरुआत की होगी, और यहाँ पे कुछ टीबे के ऊपर ताकलसर के गांव के ऊपर कुछ ग्रेव्स हैं इस तरीके की। तो ये मैं एक रिप्रेजेंटेटिव फोटोग्राफ है जिसमें इस पूरे इलाके में, आसपास के गांव में आपको इस तरीके की ग्रेव्स आपको दिखाई देंगे, टूम्स आपको दिखाई देंगे जगह जगह पे, जो ये दिखाता है कि यहाँ पे सेटलमेंट पैटर्न क्या था। ऐसे ये गांव है दाड़ुंगा। अब ये जो टूम दिखाई दे रहा है इसमें लोगों को याद नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि शुरुआत में कोई यहाँ पे सूफी रहा करता था और उसका ये टूम जो है यहाँ पे है। तो लगभग हर गांव में वहाँ पे आपको इस तरीके के टूम्स, ग्रेव्स, दरगाहें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये एक जैन टेम्पल है, पुराना टेम्पल है, ये फतेहपुर का सबसे पुराना जैन टेम्पल है, जो लगभग 1450 में बन गया था, और फोर्ट के साथ ही इसका कंस्ट्रक्शन भी है। तो यहाँ इस जैन टेम्पल का जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें पता लगता है कि ये शहर कब बन रहा था, क्या टाइम पीरियड था, 1448 to 50 के टाइम पीरियड में ये शहर बन रहा था। ये बेसिकली कोलोफोन है, जो मैन्युस्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा था, बहुत फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है 1582 पद सूरदास जी का, उसका ये कोलोफोन है जिसमें इसकी तारीख वगैरह किसने लिखवाया है और ये सारी चीजें पता लगती हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि अकबर राज्य फतेहपुर मध्य पोथी लिखी राज श्री नरहरिदास। तो ये कुछ हमें इस तरीके की जानकारी मिलती है 1582 AD। ये पुराना फोटो है फतेहपुर का। अब फतेहपुर के फोर्ट में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जो मैं ढूंढ पाया हूँ सबसे ठीक ठाक हालत में फोर्ट जो था ये इस टाइप का दिखाई देता था, और इसके चारों तरफ एक मोट थी, एक खाई थी, और जिसमें पानी भरा जाता था। ये एक इसकी इम्पोर्टेंस अलग यूनिक फीचर है कि इस डेजर्ट में भी यहाँ पे आपको पानी दिखाई देता है इस फोर्ट के चारों तरफ। आज ये हालत है फोर्ट की। ये करंटली जब मैं वहां गया वहां से मैंने ये खींचे हैं फोटो। तो इस टाइप का अंदर कुछ महल बने हुए थे, इसको फूल महल के नाम से जाना जाता है बेसिकली। ये है कुछ इसके पार्ट्स फोर्ट के। ये दरगाह दरे दौलत खां है। दौलत खां वहाँ का जो है चौथा नवाब था फतेहपुर का, और वो उसने गद्दी छोड़ के जो है वो एक सूफी बन गया था, दरवेश बन गया था, और उसने यहाँ पे एक अपना खानका शुरू कर दी थी, और बाद में उसको यहाँ पे दफनाया गया, और ये वहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट दरगाह रही है जिसे दरे दौलत खां कहा जाता है। ये वहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट दरगाह अलफ खां। ये वैसे एक मकबरा है, लेकिन जैसा कि कैम खा रासो जो कि वहाँ की प्राइमरी सोर्स है हमारे पास फतेहपुर के बारे में जानने के लिए, उससे हमें पता लगता है कि ये दरगाह का भी काम करती थी। लोग यहाँ आते थे, मन्नत भी मांगते थे, मेला भी होता था। तो मिडिवल पीरियड में जब तक कायम खानीज यहाँ पे जिन्होंने राज किया तब तक यहाँ पे इसकी काफी इंपॉर्टेंस रही, और उसके बाद कुछ नई दरगाह शुरू हो गई और ये सिर्फ मकबरा रह गया। तो आज के समय में ये सिर्फ मकबरा है। ये पेंटिंग है कबीर की, जो हमको झुंझुनू से मिलती है। झुंझुनू के रॉयल प्रिंसेस ने ये जो है पेंटिंग जो है बनवाई थी, जिसमें ये पता लगता है भक्ति मूवमेंट के साथ में और सूफिज्म के साथ में यहाँ के नवाबों का बहुत करीबी रिश्ता रहा है।
तो इस तरीके की पेंटिंग उन्होंने बनवाई है। ये एक टेम्पल है, फ्रेस्को, एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने फोटो खींचा है ताकि आपको ये पता लगे कि किस तरीके की यहाँ पे पेंटिंग्स मिलती हैं फ्रेस्को। ये अंदर का पार्ट है मंदिर का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पलंग का एक पावा है सिर्फ, लेकिन ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये संत सुंदरदास का ये पलंग का पावा है जिसको बड़ा संभाल के रखा गया है, और ये चूरू के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आज संत सुंदरदास का जो बड़ा इम्पोर्टेंट दादू द्वारा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, डिस्ट्रक्ट हो चुका है। तो हमारे पास अभी उसका कुछ हमारे पास चीजें नहीं बचती सिवाय इसके और उनकी जो राइटिंग्स हैं। ये वहाँ पे एक बावड़ी है, घड़वा जोड़ा, पीछे बैकग्राउंड में घड़वा जोड़ा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है घड़वा जोड़ा, जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता था। और आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है वो इसको घरट बोला जाता है, जिससे कि वो लाइमस्टोन पीस कर चूना बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये आपको हर गांव में, हर जगह, जो फतेहपुर में कई जगह इस तरीके के पुरानी वो टेक्निक्स मिल जाती हैं, जिससे कि पता लगता है कि किस तरीके से यहाँ पे चूना पीस के ये सारी चीजें बनाई जाती थी। ये गनेड़ीवाल का जोड़ा है फतेहपुर का, और बीड़ के अंदर है, और बीड़ के अंदर और बहुत से तालाब, नेचुरल तालाब भी हैं, लेकिन ये एक मैन मेड इस तरीके का जोड़ा है फतेहपुर का, गनेड़ीवाल का जोड़ा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बावड़ी थी फतेहपुर की, जो आज बिल्कुल जर्जर हालत में खंडर बन चुकी है। और इसका जो सबसे ठीक फोटो जो मिलता है वो इस तरीके का है कि पहले ये इस हालत में थी। ये बड़ी फेमस बावड़ी थी, ये 7 मंजिल गहरी थी, 7 मंजिल थे इसके, और ये ठीक किले के साथ में थी, और शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स का काम करती थी ये बावड़ी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। जी, तो और कुछ? हाँ हाँ। तो आपने जो डिक्लाइन का सवाल पूछा था, जिसको हम डिक्लाइन बोलते हैं, तो फतेहपुर का तो मैं बता सकता हूँ कि फतेहपुर जो है, जैसा मैंने बताया कि ये चीफडम था, ये कोई फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था, कोई बहुत पावरफुल स्टेट नहीं था उस तरीके से अपने आप में। तो ये हमेशा डिपेंडेंट था दूसरों के ऊपर शुरू से ही। कोई जैसे मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत में शुरुआत में तुगलक्स के साथ में जुड़ा रहा, बाद में फिर लोधीज के साथ में, और ऐसे ही मुगल्स के साथ में। तो जैसे ही मुगल डिक्लाइन हो रहा है, मुगल डिक्लाइन के साथ साथ यहाँ से जब मुगल्स का जो है मुगल डिक्लाइन करते हैं और जयपुर इस इलाके में, जयपुर स्टेट मजबूत होता रहता है, तो आसपास के बहुत सारी जमीन जो है वो हड़प रहा है, बहुत सारे ठिकाने और रियासत को खत्म किया जा रहा है जयपुर। तो जयपुर अटैक कर रहा है फतेहपुर के ऊपर, और कछावा राजपूत हैं, उन्हीं की एक ब्रांच है शेखावत इस इलाके में। तो शेखावत जो है उनको ये जगह एक तरीके से मिलती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके डिक्लाइन में जो है वो पॉलिटिकल डिक्लाइन है बेसिकली। राज जब बदल रहा है उसके बाद चीजें यहाँ खत्म होनी शुरू होती हैं, और शेखावतों ने फतेहपुर को कभी उस तरीके से सेंटर नहीं बनाए रखा। मतलब जिस तरीके से कायम खानियों का ये पॉलिटिकल सीट थी शुरुआत से, शेखावतों की सीट जो है वो सीकर है। और बहुत सारे बाद में उन्होंने नए टाउन्स जैसे जैसे अलग अलग उन्होंने पानों में बांट लिए, जैसे बिसाऊ एक पास में बन गया, लक्ष्मणगढ़ पास में बन गया, मंडावा बन गया। लेकिन फतेहपुर उसके बाद एक पॉलिटिकल डिक्लाइन की स्टेट में जाता है, और ये तुरंत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही राज खत्म होता है 1730 में साथ के साथ ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है, टाइम लगता है धीरे धीरे। तो 60-70 साल बाद हम ये पोजीशन देखते हैं कि अब फतेहपुर के आसपास जो बहुत सारे नए टाउन्स बन गए हैं वो एक ऑल्टरनेटिव बन गया। और बड़ी जो है हम कमर्शियल मोबिलिटी इस इलाके में देखते हैं कि ये फतेहपुर के पास जो इतना सारा
जो यहाँ के व्यापारी के पास जो पैसा है, वो वही इन्वेस्ट करके नए टाउन्स बना रहे हैं नए रूलर्स के साथ में। जैसे मंडावा है, नवलगढ़ है, रामगढ़ सेठान है, चूरू है, पिलानी है, रतनगढ़ है, ये जितने भी इलाके, इवन बीकानेर में, तो यहाँ से 18 सेंचुरी में बहुत बड़ी संख्या में जो मेन लोग थे, जो बाजार चलाने वाले व्यापारी थे, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, वो मूव आउट कर रहे हैं और वो नए शहरों को, कस्बों को डेवलप करने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां दुकानें बना रहे हैं, वहां पे उस तरीके से नए ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो ये उतना इम्पोर्टेंट 18 सेंचुरी के बाद में नहीं रहता जितना कि दूसरे इलाके उस तरीके से बन जाते हैं। तो जैसे बड़े इम्पोर्टेंट चूरू का राइज है, रतनगढ़ का राइज है, वो सारा जो है इसके बाद में फतेहपुर की जो वायबिलिटी है वो खत्म होने के बाद देखने को मिलता है। तो कुछ कारण तो ये है बेसिकली। थैंक यू प्रतीक। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा ओवरलैप्स नहीं बट सिमिलैरिटीज नज़र आ रही है। मतलब ओवर को समझने के लिए फतेहपुर का जिस तरीके का ढांचा है, आर्किटेक्चर से लेके इकोलॉजी से लेके क्या नाम है, कुछ कंटिन्यूटीज देखी जा सकती है। और क्या नाम है, पुरानी जो हम कॉलोनियल पीरियड की रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये जो बीड़ का इलाका है, इसमें मतलब जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, ड्राई लैंड्स हैं, इसमें बड़ी आग लगती है, जिसमें क्या नाम है पशु के मतलब बड़े के गांव बहुत सारे पशु वो झुलस जाते थे। तो मतलब यहाँ से आग चली तो हिसार तक पहुंची। इस तरीके के कॉलोनियल अकाउंट्स में क्या नाम है डिस्क्रिप्शन हैं। तो मेरे और सवाल हैं, उससे पहले मैं बाकी साथियों से क्या नाम है। हेलो, यस हाँ सर। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। नहीं, जो आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। वैसे प्रतीक का काफी अच्छा लेक्चर था, रहा है, क्योंकि प्रतीक ये बता रहा है कि किस तरह से एक ऐसा इलाका जहाँ प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता था, क्योंकि ज्यादातर जो कस्बे होते थे वो सरप्लस की वजह से उनका एग्जिस्टेंस होता था, बना रहता था। अब ये एक ऐसा इलाका है जहां पर जो है प्रोडक्टिविटी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो ऐसे इलाके में किस तरह से एक कस्बा बनता और कैसे वो सस्टेन कर रहा है, ये सब बातें प्रतीक ने बताई। कस्बे ज्यादातर क्या है कि जो सस्टेन कर रहे थे वो कस्बे वो कर रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी थे, परगना हेडक्वार्टर भी थे। अब जब परगना, ये जो फतेहपुर वाला जो ये जिसकी बात प्रतीक कर रहे हैं, ये जो हवेली बनाई व्यापारियों ने, बनियाओं ने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वो यूनिट नहीं होते थे एक तरह से, मतलब उस सेंस में कि वो परगना हेडक्वार्टर नहीं होता था। तो ये इसका सेंटर जो है फतेहपुर ही था। तो ये बाकी जो हवेलियां थी ये कस्बों का ही एक रोल प्ले कर रही थी आसपास जो बनी। तो बाद में जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो उसके बाद कायम खानियों का जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी खत्म हो जाती है, और कायम खानी फिर धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेट भी कर जाते हैं। और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से खास तौर से 1725-30 के बाद का इलाका जो है, ये जो है शेखावतों के, और पूरा ये इलाका इजारा में दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि काफी लूटपाट बहुत शुरू होगी। जो ठिकानेदार थे उन्होंने जो है इस इलाके में लूटपाट बहुत शुरू कर दी थी, और इस वजह से जो यहाँ के जो व्यापारी थे, बनिया थे, उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। स्टेट की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो उस वजह से ये जो है उजड़ना तो एक वो था। तो मेरे ख्याल में ठीक है, इसमें थोड़ा सा
और ज्यादा ये बातें इसके पास है इंफॉर्मेशन कि ये बड़ी बड़े बड़े व्यापारी लोग जो आते थे मुल्तान से भी, मुस्लिम व्यापारी बहुत आते थे इस इलाके में। वो कैसे कपड़ा ले जाते थे, वो मेवे लेकर के, ड्राई फ्रूट लेकर के आते थे इधर इस इलाके में। जो यहाँ की जो लिमिटेड जो रूलिंग क्लास है फतेहपुर में, या जो रिच सेक्शन, उस वो ड्राई फ्रूट्स और दालें और दूसरी चीजें जो चावल गेहूं वगैरह ये सब बाहर से आ रहे। और यहाँ से कुछ ऐसी चीजें जो है, तो ये सब चीजें इसलिए फतेहपुर में बड़ा इम्पोर्टेंट था इस इलाके में, और एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर भी था। ये बात तो इसने अपनी थीसिस में लिखा है। जिस प्रकार से मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत लिखा है, प्रेम व्याख्यान जो है, ऐसे यहाँ पर भी जो है फतेहपुर में भी बहुत सारे प्रेम व्याख्यान जो है, जिसकी वो कायम खा रासों में का जो लेखक है, उन्होंने एक अलग इस पर किताब लिखी है कि किस तरह से वो एक लर्निंग सेंटर जो है ना, फिर अलग अलग रिलीजन के वो, इसका मतलब ये है कि उनको पैटर्नेज मिल रही है, उनको स्टेट की तरफ से, कायम खानियों की तरफ से, ये सारे इस टाइप के सेक्ट जो फ्लोरिश कर रहे हैं उनको इंकरेजमेंट मिल रही है, इनको स्टेट से प्रोटेक्शन मिल रही है, पैटर्नेज मिल रही है। ये तमाम सारी चीजों का ये सेंटर है। फतेहपुर जो है एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर भी है। तो ये अपने आप में बागड़ की जो है पूरी जो एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक यहाँ का जो है लोगों का जुड़ाव है, उसको बनाए रखता है। तो मैं बस इतना ही इससे इंटरव्यू कर रहा था। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रोफेसर सूरज जी। बाकी लोगों के सवाल ले लेते हैं। निखिल, मैं कुछ पूछूं? जी जी। थैंक यू प्रतीक, इंटरेस्टिंग लेक्चर था आपका। कुछ छोटे मोटे सवाल हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं हैं मेरे। एक तो मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप मतलब ये जो कैटेगरी आपने यूज़ की, कैपिटल टाउन, ये किस संदर्भ में, यानी किस बेसिस पे आप यूज़ करते हैं एज ए कैटेगरी? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बागड़ एज ए रीजन एक अमॉर्फस रीजन है ना, मतलब उसकी एक रीजनल आइडेंटिटी नहीं है। कस्बे किसी भी मुगल प्रोविंस के रूप में और सल्तनत प्रोविंस के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर वो किसी भी रीजन, प्लेस के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप जब उसे कैपिटल बोलते हैं, तो मैं सिर्फ जानना चाहता था कि इस कैपिटल के मायने क्या हैं आपका इसको क्वालिफाई करने के। दूसरा, मैं ये इस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें बीकानेर को एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कल्चरल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या बीकानेर, मतलब आपकी जो मैप की इमेजिनेशन है, तो कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में क्या बीकानेर उसमें आएगा? मतलब मैं सवाल के रूप में अगेन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी से जुड़ता हुआ ये सवाल है जो बीड़ का है ना, कि बीड़ के जो बड़े बड़े पेड़ लगाए जा रहे हैं, बड़ी प्लांटेशंस हो रही हैं, तो वो क्या स्टेट उनको प्लांट कर रही है? वो लैंड किसका है? और लैंड किसका का कहने का मतलब ये कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में भी है कि अगर ये बीड़ आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके ऊपर प्रोप्राइटरी किसकी है? ऑब्वियसली स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि प्री मॉडर्न टाइम्स में स्टेट की ही टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट करता होगा इलाका, बट जो प्री 1947 सिनारियो है उसके अंदर ये किसकी टेरिटरी में आता है? एक आपका रेफरेंस बड़ा अच्छा लगा मुझे, और हरजोत ओबरॉय एक्चुअली इसको यूज़ करते हैं, और वो है यहाँ का जो मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन है फतेहपुर का। मैं ये जानना चाहता था, और ये आखिरी सवाल मेरा होगा। ओबरॉय एक इंटरेस्टिंग हमें रेफरेंस देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के कॉन्टेक्स्ट में, और वो बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की कंपोजिशन जो है, उसकी उसकी कंपाइलेशन से पहले बिल्कुल हूबहू उसी तरह की एक कंपाइलेशन
फतेहपुर की एक मैन्युस्क्रिप्ट में हमको दिखती है, जो कि उसी तरह से जो भक्ति संत हैं लगभग 15-20 के करीब, उनकी जो वाणी है उसको कंपाइल करता है और उनको रागों में प्लेस करता है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे गुरु ग्रंथ कंपाइल होती है। तो मैं जानना चाहता था कि जो आप ये एक रेफरेंस दे रहे थे संत सुंदरदास दादूपंथी का, और लाहौर से सिख हिंदू वहाँ पर उनके पास आया करते थे, तो क्या आपके पास ऐसा और एविडेंस मिलता है? क्योंकि वो हरजोत इसके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, वो इतना कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब अपने आप में का प्रोटोटाइप पहले एग्जिस्ट करता था। और आप जो एविडेंस दे रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाहौर से हिंदू और सिख जो हैं, दादूपंथी शायद, आई डोंट नो, वो इस दरबार में आया करते थे, दादूपंथी दरबार में संत सुंदरदास के। तो क्या इसका और एविडेंस मिलता है? बिकॉज ये इसका मतलब ये भी है कि जो यहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन है या जो स्क्राइब्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली परमिएट कर रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, और शायद उसके बाहर भी, क्योंकि लाहौर तो काफ़ी दूर है। ये कुछ छोटी मोटी मेरी टिप्पणियाँ और सवाल थे। थैंक यू। अच्छा, एक और, सॉरी, लास्ट में एक चीज़ मैं भूल गया। शुरू में आप एक रेफरेंस दे रहे थे कि फिरोज शाह तुगलक जो हैं कायम खानियों को, चौहान राजपूत जो हैं उनको कन्वर्ट कराते हैं। ये रेफरेंस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे, क्योंकि कराना और करना और प्रेरित होना, मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो जब आप ये कह देते हैं कि वो उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो एक थोड़ी सी डेंजरस टेरिटरी, प्रॉब्लमेटिक टेरिटरी में आप एंटर कर जाते हैं, क्योंकि आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उनको फोर्सिबली कन्वर्ट कराया जा रहा है। बस ये टिप्पणी के रूप में थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉय योर लेक्चर वेरी मच। थैंक यू सर। तो पहला सवाल आपका जो था सर वो था कैपिटल शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली सर इस राजपूत जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो अपनी फैमिली टाइज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो फतेहपुर और झुंझुनू जो हैं ये इसके अलावा भी कायम खानियों के कई सारे छोटी छोटी रियासतें, ठिकाने हमको बागड़ के इलाके में दिखाई देती हैं, जिसमें से छापर की तरफ भी है, इवन डीडवाना की तरफ भी है, कुछ इलाके नागौर की तरफ भी मिलते हैं, यानी एक हरियाणा की तरफ भी जो है कायम खानियों के ऐसे छोटी छोटी रियासतें मिलती हैं। तो जैसे बाकी जो मॉडल हम लोग देखते हैं, बीकानेर फॉर एग्जांपल राठौड़ों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, वो उस तरीके से राठौड़ों का जो बहुत सारे अलग अलग ठिकाने हैं उनकी कैपिटल के रूप में एक काम करता है, जहाँ पे दरबार लग रहा है, जहाँ पे कचहरी है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक काम हो रहा है, उस सेंस में जो है वो कैपिटल की तरह काम करता है, जहाँ पे सब लोगों को आके हाजिरी भी लगानी पड़ती है। तो सब कुछ रेगुलेट वहाँ से हो रहा है, कोई भी फरमान जारी होता है तो वहाँ से हो रहा है। तो उस तरीके से अगर कायम खानियों की बात करें तो बहुत सारे इलाके जो ऑपरेट कर रहे हैं कायम खानी, वो फतेहपुर से हो रहा है, मतलब फतेहपुर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से डिसाइड हो रहा है बहुत सारी चीज़ें, दरबार लगना, कचहरी और पूरा वो सेटअप जो है, उस सेंस में जो है मैं इसको कैपिटल के रूप में देख रहा हूँ। मतलब कैपिटल हमको एक मॉडर्न कैटेगरी लगती है, लेकिन अगर हम दिल्ली को मिडिवल पीरियड में कैपिटल बोल सकते हैं मुगल्स का, तो उस तरीके से एक छोटी इलाके में, बागड़ के इलाके में कायम खानियों के कैपिटल के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। दूसरा सर, बीकानेर को मैंने क्यों एक्सक्लूड किया है मैप में से। तो जब मैं टेक्सचुअल रेफरेंसेस देख रहा था बहुत सारी, तो बीकानेर के जो महाराजा हैं उनके लिए कुछ जो इस्तेमाल होता है टर्म, वो है जय जंगलधर बादशाह, और इस इलाके को जांगला देश के नाम से जाना जाता है, बीकानेर के इलाके को स्पेशली। तो इसकी पहचान थोड़ी सी उस तरीके से इकोलॉजिकली डिफरेंट है। और अगर आप बीकानेर का जो ओरिजिन है बेसिकली इस राठौड़ डायनेस्टी का, बीकानेर की, वो जोधपुर से है, तो यहाँ की इवन लैंग्वेज और कल्चर भी जो है बीकानेर की, वो मारवाड़ से ज़्यादा मेल खाती है। यहाँ जो बीकानेर की जो भाषा है वो मारवाड़ी है, और अगर आप उससे दूर
जैसे ही दूर निकलते जाएंगे बाहर तो आपको बागड़ी का प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो कल्चरली बीकानेर उस तरीके से अलग है, और इवन इकोलॉजिकली जो उस इलाके के बारे में रेफरेंसेस मिलती हैं वो जांगल देश के रूप में ज़्यादा मिलती हैं बजाय कि बागड़ के। तो बागड़ से मैंने इसीलिए उसको अलग आइडेंटिफाई किया है। फिर बीड़ जो है ये शुरुआत में तो जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पानी थोड़ा बहुत मिलता है, ताल की जगह है, लेकिन बाद में जो यहाँ के दूसरा नवाब हुआ है जलाल खां कायम खानी, उसने जो है ये प्लांटेशन का काम करवाया है। और ये उसके अलावा जैसे बीड़ के साथ साथ में ही नवाब बहुत सारे यहाँ पे गांव भी बसा रहे हैं। जैसे जलाल खान ने बीड़ भी बसाया, वहाँ पे जलाल सर गांव भी बसाया। ऐसे ही अलग अलग नवाबों ने अल्फसर, दौलताबाद, ऐसे अलग अलग हेतम सर गांव बसाए हैं। ऐसे ही बीड़ को भी उस तरीके से जो है प्लांट किया गया है ये। और क्याम खारासू में भी ये दिखाई देता, क्याम खारासू में बाकायदा इसकी रेफरेंसेस मिलती हैं कि किस तरीके से जलाल खान ने इस पूरे इलाके में बीड़ को डेवलप किया, प्लांटेशन उस तरीके से किया है। और इसके ऊपर जो प्रोप्राइटी जो है वो स्टेट की है, पहले भी थी। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारे बंजारे हैं या कतारिया हैं, उनको आने का यहाँ पे जो वहाँ के हॉल्ट करते हैं, हॉल्टिंग प्लेस है, तो बाकायदा उनसे टैक्सेशन, ग्रेजिंग के लिए भी टैक्स लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे एक और रेफरेंस हमको जो मिलती है क्याम खारासू में कि यहाँ पे ख़ास तौर पे घास भी जो है जिसको दूब कहा गया है वो अफगानिस्तान से लेके यहाँ पे प्लांट की जा रही है। तो बकाया उसका एक अपना फ़ायदा है कि वो यहाँ पे उनको घोड़े भी पालने हैं और उनके लिए भी फॉटर भी चाहिए, उसके लिए भी डेवलप किया जा रहा है। और आसपास के इलाके में सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ आमतौर पे परमानेंट सेटलमेंट या बहुत बड़े गांव नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परमानेंस नहीं है सेटलमेंट में। लेकिन इस इलाके के आसपास क्योंकि इस तरीके की वेजिटेशन है, बीड़ है, तो फिर भी आपको जो गांव अल्फसर, दौलताबाद, जलाल सर, हेतम सर जैसे आसपास के 30-40 गांव आपको लगातार परमानेंट आज भी यूं के यूं दिखाई देते हैं, जो कि बाकी बागड़ के इलाके में उस तरीके से नहीं मिलते। कोई परमानेंस उस तरीके की ज़रूरी नहीं है मिले। तो इसीलिए भी खास तौर पे बीड़ को डेवलप किया गया। और इसकी आज गवर्नमेंट के पास में है, गवर्नमेंट की ही लैंड है ये, लेकिन आम लोग इसमें आसानी से जाके मान लीजिए जैसे जो भी प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल जाटी है तो उसका लूंग या कैरिया है, जो भी प्रोडक्ट है अलग अलग पेड़ों के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ काटना अलाउड नहीं है, लेकिन वो उसके बेर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बेचते भी हैं, बाजारों में बेचते हैं हर जगह। तो पहले भी जो है वो स्टेट के पास में ही इसकी मिल्कियत थी। फिर आपने सर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछा, तो ये जो फतेहपुर मैन्युस्क्रिप्ट है सर, इसके बारे में से गुरिंदर सिंह मान का भी बड़ा इम्पोर्टेंट काम है गुरु ग्रंथ साहिब पे, और मोनिका हॉस्टमैन ने भी काम किया है कि किस तरीके से सिख यहाँ पे आते। जैसे ये एक ऐसा इलाका है जो भक्ति में, इसमें कोई इसको स्पेशली निर्गुण या सगुण में डिवाइड नहीं कर रहा, हर तरीके के लोग, इवन नाथपंथी भी यहाँ बहुत एक्टिव थे, तो सभी वैष्णव भी बहुत एक्टिव थे। तो एक सर्किट यहाँ हमको देखने को मिलता है कि पास में यहाँ से जो है कोई सांगानेर से आ रहा है, नारायणा जा रहा है, डीडवाना जा रहा है, पंजाब की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से स्टॉप ओवर यहाँ से होते हुए जा रहे हैं लोग। और ये जो कंपाइलेशन है खास तौर पे इसकी, ये कोई एक यूनिक उस तरीके का कैरेक्टर नहीं है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स पे काफी काम हो चुका है, और इस तरीके की मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको बहुत मिलती हैं। राजस्थान में आपको इस तरह के जो कंपाइलेशंस हैं भक्ति के, बाणियों के, जिसमें आपको कबीर की भी मिलेगी, मीरा की भी मिलेगी। जैसे ये वाली जो फतेहपुर की मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें 20 अलग अलग भक्तों के कंपाइलेशंस हैं। तो ये अलग से कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फतेहपुर में हो रहा था, ये एट लार्ज एक ट्रेंड दिखाई देता है जो कंपाइलेशंस उस तरीके की हो रही हैं उस वक्त। तो गुरु ग्रंथ साहब
और ये लगभग कंटेम्प्रेरी ये प्रोसेस देखा जा सकता है कि वो भी उसी टाइम पे कंपाइल हो रही है। तो ये पंजाब में भी हो रहा है, ये राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी हो रहा है, ये मालवा जो मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पे भी इस तरीके की कंपाइलेशन अलग अलग हो रही हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स इस तरीके की अलग अलग इलाके में डेवलप हो रही हैं। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फतेहपुर है, जहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है। और ये जो अभी जो लिंकेजेस बन रहे हैं, ये नेटवर्क्स जो दिखाई दे रहे हैं भक्ति के, जो पंजाब के साथ में भी हैं या और मेड़ता के साथ में है, डीडवाना के साथ में जो अलग अलग दादू द्वारे हैं, नाथ पंथियों की अलग अलग गद्दियां हैं, ये उस तरीके से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट एक्सचेंज भी हो रही है, बहुत सारी कॉपिंग और एक्सचेंजिंग का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो जरूर मतलब मैं बहुत डेफिनेटली तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मतलब साफ नजर आता है कि पंजाब के साथ में एक कनेक्शन जरूर रहा है इस इलाके का, और ये एक्सचेंजेस यहाँ पे उस तरीके से होते रहे हैं। फिर कन्वर्जन कराने का मतलब जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कराना, तो मैं जैसे अगर आप पढ़ें तारीख फिरोजशाही, तो तारीख फिरोजशाही में बाकायदा एक आपको एंस्लेवमेंट का एक सेक्शन मिलता है, किस तरीके से बंदा बनाया जाता है। बंदा मतलब अलग से एक मिनिस्ट्री फिरोज शाह तुगलक के अंडर काम करती थी, बंदागान कहा जाता था इनको, एंस्लेवमेंट करके इनको अपने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव है दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ज्वाइन कराया जाता था। तो ये कोई एक सिंपल कोई एक एग्जाम्पल नहीं है कि यहाँ पे हो रहा है, यही चीज जो है मेवात में भी हो रही है, ये कुरुक्षेत्र के थानेश्वर के इलाके में भी हो रही है। और जो कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इसकी कहानी भी हम लोगों को कई सारे वर्जन्स मिलते हैं, जिसमें जो प्रोमिनेंट वर्जन जो ये है कि यहाँ से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ददरेवा का जो ठिकाना है ये हिसार और हांसी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से लगातार वहाँ पे लगातार जो है अटैक भी होते रहे हैं। और रिटेलिएशन में इस इलाके पे फिरोज शाह तुगलक की फौज आके हमला करती है और 2 लड़के पकड़ के ले जाती है। ये अलग अलग सोर्सेज में आपको मिलता है, या आपको नैन्सी की ख्यात में भी मिलता है, कैम खरासू में भी वर्जन मिलता है। तो 2 लड़के पकड़ के ले जाते हैं, एक तो वहाँ के ठाकुर का बड़ा लड़का, जैसे राव मोटे राय का बड़ा लड़का करमचंद, और ऐसे ही एक वहाँ का जाट है उसका लड़का, कैप्टिव्स के रूप में ले जाते हैं इस शर्त पे कि तुमको जो है आगे से गड़बड़ नहीं करना है। तो उस तरीके से, और ये जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये मैं कराना शब्द में इसीलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ कि खास तौर पे आप देखते हैं कि अभोरिया भाटीज का जो इस्लामाइजेशन हुआ है वो बाकायदा जबरदस्ती हुआ है। ये बहुत ही वेल नोटेड फैक्ट है और बहुत सारी किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने अबोर पे हमला करके बाकायदा वहाँ के अबोरिया जो भाटी ठाकुर है उसको जबरदस्ती उसकी लड़की से शादी करवाई, अपने छोटे भाई की रजब की शादी करवाई, और उसके बाद वहाँ इस्लामाइजेशन भी करवाया जाता है, उसका नाम चेंज करके बीबी नायला भी रखा जाता है। तो ये प्रोसेस जो है इसीलिए जबरदस्ती का है। शुरुआत में जो है भाटी जो है रेजिस्ट करते हैं, मना भी करते हैं शादी के लिए भी, लेकिन जब उन पे ये प्रेशर बढ़ता है तो बाद में शादी उनको करवानी पड़ती है और वो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये कई जगह इस तुगलक पीरियड में होता है इसीलिए, और ये पर्शियन सोर्सेज में भी कवर्ड है और कई हिस्टोरियंस ने इस पे लिखा भी है, सुनील कुमार सर ने भी लिखा है। मुझे ऐसा लगता है प्रतीक कि आप सोर्स को बहुत लिटरली पढ़ रहे हैं। एक्चुअली सोर्स जो है, क्योंकि सोर्स जो है वो एक खास लैंग्वेज और लिटरेरी जॉनर में लिखा गया है, और क्योंकि आप पर्शियन सोर्स को रेफर कर रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत लिटरली ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसी तरह के सोर्स को और हिस्टोरियंस ने जब पढ़ा है उन्होंने उसमें फोर्स को उस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया है। वो बात आपकी सही है
कि शादियां कराने के लिए जो प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन है वो कैसे एक्सटेंड किया जाता है इस पूरे इलाके में, वो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो आपको अबोहर में भी दिखता है, आपको हिसार में भी दिखता है, आपको फतेहपुर में भी दिख रहा है, तो सॉरी थानेसर में भी दिख रहा है। तो पर उस प्रोसेस के अंदर जो फोर्स है वो उसको आप उसके बेसिस पे एस्टैब्लिश करें, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आर्ग्यूमेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे तो उसको रीथिंक करिए। कारण ये है कि स्टेट बंदी बनाना इट्स ए क्वाइट वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है ना। तो बंधक बनाना, बंधक करना, ये पूरी जो टोकोमोल थियरीज हैं ऑफ, तो उसके अंदर ये इट्स नॉट समथिंग exceptional in terms of practice. These are part and parcel of the way in which the state would want to function. The state would want to, even Akbar would do it therefore. So उसको फोर्स के ही डायमेंशन से देखना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और आप सुरेंद्र सिंह की किताब पढ़ें, वो इस पूरे क्वेश्चन को हिसार से लेकर जो अबोहर तक का है, थानेसर तक का, उसको एक्सप्लोर करते हैं अपनी नई किताब के अंदर, मेकिंग ऑफ मिडीवल पंजाब। और शायद आप उसको फिर ऑल्टरनेटिवली सोचने की कोशिश करें। ठीक है, आई विल लुक इनटू इट सर, डेफिनेटली। थैंक्स फॉर द सजेशंस। और किसी के कोई सवाल है तो? यस सर। अमृत सॉरी, बाकी माइक्स ऑफ करा दो, आसपास कोई और माइक ऑन। ठीक है सर। तो सर यहाँ ये जो इलाका है, ये इसमें आपको नाथपंथ भी दिखाई देता है। तो नाथपंथ के अलावा, मतलब नाथपंथ है, वैष्णव सगुण निर्गुण भी मिलता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ ये सूफिज्म का भी बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है। यहाँ पे कई सारी दरगाहें हैं, और जो यहाँ पे बाद में जो कन्वर्जन्स भी हुए हैं, खासतौर पे लोअर कास्ट के जो मुस्लिम्स में, वो ये सूफी ही करा रहे हैं बाकायदा। जैसे यहाँ पे हाजी नजमुद्दीन की दरगाह है। तो जो जितने चजारा कम्युनिटी है, चजारा जो मकान बनाने वाली कम्युनिटी है, वो कन्वर्ट कर जाती है इस्लाम में, यहाँ पे दिखाई देता है। ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं, खासतौर पे आम लोग जो सो कॉल्ड हाई कास्ट नहीं है, वो इनसे भी अलग एक और लोक देवताओं में बहुत ज्यादा यकीन रखती है। जैसे यहाँ पे गोगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट कल्ट है। हर गांव में यहाँ पे आपको गोगा का थान देखने को मिलता है। तो बहुत सारी आस्था लोगों की उस तरफ है। और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई एक उस तरीके से बिलीफ नहीं देखने को मिलता कि या तो हिंदू या मुस्लिम
या फिर कुछ और, मतलब लोग बहुत तरीके की आस्थाएं रखते हैं। जैसे सूफी दरगाह में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लोअर कास्ट भी जा रहे हैं। और जहां तक बात है कास्ट ये रेजिस्ट करने वाली, तो नाथपंथ एट लार्ज तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो कास्टिज्म का उसमें मतलब जो ब्राह्मणिक हेजिमनी है उसके खिलाफ में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे नाथपंथ जो है कई बार जो है वो कॉम्प्रोमाइज करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ नाथपंथी जो है वो स्टेट फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि इस इलाके में ये जो इस फोर्ट बनने के पीछे की एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे एक नाथपंथी जो है ये बैठ के धूनी रमा रहा था, और जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ फोर्ट का तो वो उसको भगाने लगते हैं। तो बाद में जब वो लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा चमत्कारी नाथपंथी है, तो उसको बाद में बुला के और फिर उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो कुल मिला के इस स्टोरी से जो पता लगता है कि नाथपंथी भी स्टेट फॉर्मेशन में जो है वो अपनी अकोमोडेशन चाह रहा है। मतलब कास्ट का अगर हम देखें कि वो बहुत ज्यादा डिवीजन उस तरीके से अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट उस तरीके से दिखाई नहीं देता। स्टेट फॉर्मेशन में सब लोग जो है मिल के जो है काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमको फॉर एग्जांपल ये इलाका थोड़ा सा अलग इस सेंस में भी है कि रामदेवड़ा के आसपास जो जैसलमेर में रामदेवड़ा है, वहां पे खासतौर पे मेघवाल जो है वो बाबा रामदेव को मानने वाले हैं। इस इलाके में ऐसा नहीं है। इस इलाके में अलग से लोअर कास्ट जो है किसी एक तरफ आस्था रखते हो ऐसा नहीं दिखाई देता। इवन जाट भी एक तरफ रखते हो, ऐसा डिविजन हमको ऐसे डिवीजन नहीं देखने को मिलते हैं कम से कम। हाँ जी बिल्कुल। सर जो आपने बोला ना, एक कारण है कि आपको लोअर कास्ट के बारे में रेफरेंसेस जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है, उनके रेफरेंसेस भी नहीं मिलती उस तरीके से। तो जिनकी मिलती है खासतौर पर उनका ही जिक्र। तो ये आपको बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि बाकी जो समाज के लोग हैं उनका क्या रोल था सेटलमेंट में। तो वो जो है उस तरीके से हमारे पास सोर्सेज में देखने को ज्यादा नहीं मिलता जिस तरीके की बाकी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया बीकानेर स्टेट में आपको डॉक्यूमेंटेशन है, इस इलाके में है नहीं। तो बहुत निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है सर, सूफिज्म वाला। अब इसमें एक डिबेट है बेसिकली सूफिज्म पे। जैसे कि कहा जाता है कि शुरुआत में जो माना गया कि भाई चिश्ती जो हैं वो उस कन्वर्जन में यकीन ही नहीं रखते थे, लेकिन अब उसको भी रिवाइज करके बहुत सारे ऐसे काम आ चुके हैं स्कॉलरली जो दिखाते हैं कि बहुत एक्टिवली कन्वर्जन में, हाँ फोर्सेबल है कि नहीं। अब इसमें आप ये ठीक कह रहे हो कि डिस्टिंक्शन है कि किसके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। और खैर ये मैं दोबारा देखूंगा, और योगेश सर का भी जो सजेशन है उसको भी मैं दोबारा से देखूंगा। थैंक यू सर। हाँ समय तो वैसे हमारा हो गया है, पर और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। प्रतीक। डेफिनेटली।
आई डोंट थिंक और किसी कुछ सवाल है तो मेरे पास है कुछ सवाल, हम फिर कर सकते हैं, टाइम हमारा हो गया। थैंक यू प्रतीक एक बार फिर, और आई होप हमारी टीम के लिए काफ़ी स्टिमुलेटिंग रहेगा, हमें अबोहर में जो हम हिस्ट्री कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मदद देगा। तो ऐसे योगेश, Thank you very much, Pratik. Thank you for accepting the invitation, and it was a pleasure actually hosting you here. काफी interesting discussion गया. I'm sure we all will learn something from your lecture. Thank you. Thank you for the kind words and giving me this opportunity. Keep coming back and be in touch. I'm sure the project will intrigue you as much as this entire idea of the small town history intrigues us. So I'm sure there will be future opportunities to interact with you. Thank you everyone for joining.